नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। साथियों, प्रीवियसली वीडियो हमने बनाया था डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में इस बार जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जा रहा है वो ऑनलाइन भरवाया जा रहा है। तो आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है। जिन साथियों ने भी फिल कर दिया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो जहां जहां भी शपथ पत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है साथियों, जहां जहां भी शपथ पत्र की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं बताऊंगा कि कहां कहां तो आपको शपथ पत्र बनाना है, और दूसरी चीज बताऊंगा कि ये शपथ पत्र कहां से बनवाना है, कहां से बनेगा ये शपथ पत्र आपका, और फॉर्मेट क्या रहने वाला है इसका, कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो साथियों, शपथ पत्र जिन साथियों का, बहुत सारे साथी थे जिनके कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में कि सर शपथ पत्र कहां से बनेगा, एफिडेविट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, हमें पहले लेके जाना है या फिर वो हमें वहां से प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथियों, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि जो अभी मुख्यमंत्री साहब ने एक खुशखबरी दी है, जो भी अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र में दिनांक के इशू को लेकर चिंतित था, उन सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री साहब ने एक जो है नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में जो है उनको वो दिनांक का इशू खत्म करते हुए उनको एक तरह से बहुत अच्छी खुशखबरी दी है कि अब उन साथियों को भी जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है उस नोटिस की बातें, वो भी हम बात करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो साथी अभी तक जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं फिल किया है वो बहुत अच्छा, आज हम बताएंगे कि आपको किस तरह फिल करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म को भरते वक्त आपको 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज कि आपको एक तो डेढ़शाना नहीं बनना है, नेतागिरी नहीं करनी है। नेतागिरी का कहने का मतलब यह है कि पता चले कि आप दादागिरी में आ जाओ और वहां पे जितने भी कॉलम है उनको फिल करने में लग जाओ, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथियों, दूसरी चीज है लापरवाही नहीं बरतनी है। इतना भी ज्यादा इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए कि वहां पे फॉर्म्स के आगे जो है स्टार मार्क लगा हुआ है और आपने उन कॉलम को जो है खाली छोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो बैलेंसिंग रखना है, ना ही तो सारे कॉलम को फिल करना है, ना ही जो कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉलम है उनको छोड़ना है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है कि स्क्रूटनी फॉर्म को भरते वक्त हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो साथियों, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। एक बार आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अन्य साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके पास भी जो है ये अपडेट पहुंच जाए और वो साथी भी इस वीडियो को देख सके। साथियों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जिन साथियों ने भी फॉर्म फिल कर लिया है या फिर अब फिल करने वाले हैं, उन सभी से मैं एक बात कहूंगा कि अभी जो है आप फाइनल सबमिशन जो है नहीं करें। फाइनल सबमिट नहीं करना है आपको भी। जिन्होंने भी स्क्रूटनी फॉर्म अब भरेंगे उनको मैं फिर बता रहा हूं कि आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। अभी केवल डिटेल्स फिल कर लीजिए और सेव करके रख लीजिए। फाइनल सबमिट कब करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और क्यों नहीं करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। तो आप सभी दोस्त जो है वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं साथियों। आज सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी SSO ID लॉगिन करनी है। अब आप जब SSO ID लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले अपने आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में रिक्रूटमेंट जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है वहां पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल जैसे ही आप ओपन करेंगे साथियों, तो उसके बाद में आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, लेफ्ट साइड में सॉरी, माई रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। माई रिक्रूटमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे साथियों, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में डिटेल्ड कम स्क्रूटनी, ये एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको साथियों। हालांकि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जो गोल गोल जो सर्किल में है ड्रॉ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट विंडो क्या होगी, एक फॉर्म आएगा, उसके आगे लिखा होगा अप्लाई नाउ।
ये जो फॉर्म है यही आपका स्क्रूटनी फॉर्म, इसी को आपको फिल करना है, इसी के लिए आपको अप्लाई करना है। तो साथियों जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक इंडिकेशन विंडो आएगी, वहां पे आपसे जो है आपका ऑथेंटिकेशन मतलब आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है कि आपने वो आपका एग्री, आप सहमत हैं, वो चीजें आपसे मांग रहा है। तो उस पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप ओके पे दबा देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में एक बार फिर से एक इंडिकेटर विंडो जो है ओपन होगी और इसमें जो है अब की बार एक नीचे लिंक भी है। जब तक आप इस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक विंडो ओपन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन दबाते हैं साथियों, उसके बाद में आपके पास में जो है नया आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब जो आपका जो फॉर्म ओपन हुआ है उसमें जो है कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल मतलब ऑलरेडी फिल्ड है, आपको उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो जो डिटेल्स है वो आपसे ली गई है आपकी एसएसओ और आपकी एप्लीकेशन आवेदन से, जो आपने एसएसओ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है और जो आपने एप्लीकेशन भरते वक्त जब आपने आवेदन किया था उस समय जो डिटेल्स डाली थी वहीं से उन्होंने ऑलरेडी कुछ डेटा उठाया हुआ है। जैसे आपके रोल नंबर हो गए, ये पहले से वहां पे फिल होंगे, आप देख रहे होंगे। तो आपको साथियों इस पेज में जो फिल करना है वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो है सबसे पहले आपका नाम। अब नाम भी आप देखेंगे तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी फिल है, मगर जो आपको नेम लिखना है वो हिंदी में लिखना है। हिंदी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बटन मतलब एक पॉपअप जो है कीबोर्ड ओपन होगा। उस कीबोर्ड में आप 1 बाय 1 लेटर को चूज करके और अपना नाम बिल्कुल जो आपके 10th की मार्कशीट में है, साथियों ना इसमें आपको क्या रिकमेंड करना है, 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम यहां पर होना चाहिए। आप वहां जहां पे मतलब 10th की मार्कशीट में जहां जहां आपने स्पेस दे रखा है वही नाम यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आप हिंदी में टाइप कर लेंगे अपना नाम। अपना नाम टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है, फादर्स का नाम, आपके जो फादर हैं उनका नाम आपको टाइप करना है और फिर उसके बाद में मदर का नाम। ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको फिल करने हैं। 3 ऑप्शन फिल करने के बाद में साथियों जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, वहां पे आपको कुछ ऑप्शन और भरने हैं, जैसे मूल निवास। मूल निवास वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है साथियों, उसमें आपको आपका राज्य, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें जो आपका स्टेट है वो स्टेट, वो जिला और तहसील, ये तीनों मूल निवास प्रमाण पत्र में जो भी अंकित है वो आपका यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप ये मूल निवास वाला फिल कर दोगे साथियों, उसके बाद में आपसे मांगा जाएगा, ये आपसे मांगेगा आपका जन्म स्थान। जन्म स्थान वाले कॉलम में आप देखेंगे साथियों, वहां भी आपको क्या करना है, जो मूल निवास में आपने लिखा हुआ है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो जन्म स्थान में भी आपको स्टेट, जिला और तहसील आपको फिल करनी है, चूज करनी है। इसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, आपको करना है पत्र व्यवहार का पता। इस पत्र व्यवहार के पते में और स्थायी पता में जो है एक डिफरेंस है साथियों। पत्र व्यवहार के पता का मतलब होता है कि आपसे अगर कोई भी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो ऑफर लेटर होगा या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो कहाँ भेजा जाए, या फिर कोई भी आपके पास अगर गवर्नमेंट नोटिस भेजना चाहती है तो वो किस पते पे भेजना चाहे। तो जाहिर सी बात है ये पता, पत्र व्यवहार वाला पता और स्थायी पता, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है साथियों, यहां पे कोशिश ये करिए कि आप सिंगल पता रखिए। इसके क्या बेनिफिट है, जैसे आप अगर पत्र व्यवहार का पता अलग अलग भर देते हैं आप, जिसने आपने ये अलग कर दिया और स्थायी पता वो है वो अलग कर दिया, तो अब जब आप वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो आपसे वहां पे स्थायी पता के तौर पे जो है वो आपके पास होगा आपका आधार कार्ड। आप सभी साथी जानते हैं कि आधार कार्ड को जो है एज ए रेजिडेंस प्रूफ मतलब कंसीडर किया जाता है। मूल निवास को एज ए रेजिडेंस कंसीडर नहीं किया जाता, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। तो आधार कार्ड को आपका एज ए रेजिडेंस कंसीडर किया जाता है। अब आपके पास स्थायी पता का जो प्रमाण है वो तो आपका आधार कार्ड बन गया, मगर यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता अगर आपका अलग है तो फिर यहाँ भी आपसे कुछ ना कुछ प्रूफ मांगा जा सकता है। इसलिए मांगा जा सकता है साथियों, जैसे आपने ये पता अलग डाल दिया तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पता है यहाँ पर आप क्या करंटली रह रहे हैं या फिर किराए से रह रहे हैं या फिर मतलब
किस हिसाब से आपने ये एड्रेस डाला है। जब आप वहां बताएंगे, जैसे सपोज करिए आप किसी सिटी में, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और अभी आप जयपुर में रह रहे हैं और जयपुर में आप किराए से रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है नोटिस यहाँ पर आए, मतलब जो भी आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लेटर वगैरह कुछ भी आए वो इस जगह आए, तो अब वो यहाँ भेज देंगे, लेकिन आपसे प्रूफ भी मांगेंगे कि यहाँ पे आपके पास प्रूफ क्या है कि आप यहीं रहते हैं। तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर किराए से रहते हैं तो शायद हो सकता है किरायानामा लिखवा लें, या फिर हो सकता है उस घर का बिजली का बिल, मतलब कुछ ना कुछ एक रेजिडेंस प्रूफ यहाँ भी मांगा जा सकता है। तो आप इन चीजों से अवॉइड करिए, इन चीजों से बचने के लिए आप क्या करिए, स्थायी पता एक और स्थायी पता व पत्र व्यवहार वाला पता दोनों एक ही डालिए। और कौन सा डालिए साथियों, जो आपके आधार कार्ड में है। फिर मैं बताऊंगा, जो आपके आधार कार्ड में है वही पता आप यहां पे डालिए साथी। आधार कार्ड में जो पता है वही आप जब पता डालेंगे तो साथियों आपको क्या है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी से आप बच जाओगे। कैसे कि आपके पास उसका प्रूफ ऑलरेडी होगा आधार कार्ड, तो आपको अलग से कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई और चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर दोनों पता जो भी आपके एड्रेस मांगे गए हैं यहाँ पे, पत्र व्यवहार पता और आधार वो जो स्थायी पता है, दोनों एक डालिए। और वो भी कौन सा, आधार कार्ड वाला, मूल निवास वाला नहीं। मूल निवास को आप रेजिडेंस प्रूफ के तौर पे कंसीडर नहीं, मतलब वहां नहीं करते हैं, तो आप मूल निवास वाला पता नहीं, यहाँ पे आधार कार्ड वाला पता डालिए। तो ये बातें हो चुकी है साथियों। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो है आगे का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप आगे का ऑप्शन जैसे ही आप देखेंगे साथियों, तो इसमें क्या मांगा जा रहा है आपसे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है साथियों। इसमें क्या भरना है, इसमें भरना है आपको 10th की मार्कशीट। क्या भरनी है साथियों, मार्कशीट। अब 10th की मार्कशीट में होता गया साथियों, जो साथी 2009 से पहले के थे, जिन साथियों ने 10th 2009 से पहले कर ली थी, उनके पास क्या है, मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग है। अब जिनके पास अलग अलग है तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे क्या अपलोड करनी है, मार्कशीट अपलोड करनी है। क्या करनी है, मार्कशीट अपलोड करनी है। और जिन साथियों के पास भी मतलब 2010 के बाद के हैं जो साथी, जिन साथियों ने 2010 के बाद में 10th की है, उन साथियों को क्या करना है, उनके पास तो 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही होगा, सिंगल ही होगा, तो उनको तो वही अपलोड करना है। क्या करना है, वही अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे वहां पे, तो कुछ साथियों का तो जो है फेच, जब फेच पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी, और कुछ साथियों को हो सकता है कि वहां पे आपको मैनुअल डालना पड़े। फेच वही होगा जो आपने डिजी लॉकर में डाला हुआ होगा, या फिर आपके जो आपका जो बोर्ड है वो यहाँ पे कंसीडर किया हुआ हो। जैसे आरबीएससी बोर्ड है तो आरबीएससी की जो है मार्कशीट वो तो कंसीडर हो जाती है, मतलब वहां से फेच हो जाती है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको डिटेल भरनी है साथियों 12th की मार्कशीट, 12th वाला जो ऑप्शन है आगे, वहां पे क्या करना आपको, 12th की मार्कशीट अगर आपके पास अलग है, प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों अलग है, तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है यहाँ पे, प्रमाण पत्र नहीं। और जिन साथियों के प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक है तो वो वही अपलोड करेंगे। ड्यूरेशन में आप क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे कुछ साथियों को डाउट है ड्यूरेशन में आप ये नहीं कि सर मैंने 2 बार में 10th की थी या 2 बार में 12th की थी, नहीं, आपसे मतलब नहीं है। यहाँ पे उस कोर्स की ड्यूरेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे आप सबको क्या लिखना है, 12 महीने। ये नहीं कि गर्मी की छुट्टियां लग गई थी या फिर वो, तो इस तरह का जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज में लेना है आपको। और यहाँ पे क्या लिखना है, 12 महीने। ठीक है साथियों। उसके बाद में आ जाता है मेन क्वालिफिकेशन वाला, वो आ जाता है आपका ग्रेजुएशन वाला। क्या आ जाता है साथियों, ग्रेजुएशन वाला। तो ग्रेजुएशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जिन्होंने बीटेक की हुई है, तो वो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे उनको क्या डालना है, कंसोलिडेट मार्कशीट। क्या डालना है, कंसोलिडेट। अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास कंसोलिडेट नहीं है। कंसोलिडेट मार्कशीट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं साथियों। कंसोलिडेट मार्कशीट जब आपने मतलब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, तो एक ऐसी मार्कशीट आती है जिसमें बीटेक की, जिसमें सारे सेमेस्टर के मार्क्स लिखे होते हैं, तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेट। अगर वो आपके पास नहीं है तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8th सेम की मार्कशीट, 8th सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पे डालनी है। 8th सेम की मार्कशीट डाल देंगे आप, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब 8th सेम की मार्कशीट, और जिन साथियों के पास में
जिन साथियों का लास्ट ईयर चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट ईयर चल रहा है और आपका जो रिजल्ट है वो कब आया, एग्जाम के बाद में, मतलब 18 जून के बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है। सपोज करिए आपका 8th सेम चल रहा है और आपके 8th सेम का रिजल्ट जो है वो 18 जून के बाद में आया है, तो फिर आपको तो वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, इस वजह से इस टॉपिक को बताया मैंने कि अगर आप लास्ट ईयर में थे और आपका एग्जाम का रिजल्ट 19 जून को भी आया तो आप बेसिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वहां पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। चाहे तो फिर आप कितने ही शपथ पत्र लगाइए या फिर कितने ही एफिडेविट लगाइए, उस केस में आपसे मतलब आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जिन साथियों के पास आ गया है वो या तो लास्ट ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर जो ज्यादा रिकमेंडेशन मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कंसोलिडेट मार्कशीट। चाहे आप कोई सी भी डिग्री की हो, कोई सा भी आपने बीसीए डिप्लोमा किया हो, आपके पास वो मार्कशीट तो होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब उसके बाद में बात आ जाती है साथियों यहाँ पे ड्यूरेशन। बहुत सारे साथी मेरे को बोल रहे थे कि सर हमने तो मतलब मेरी बेक आ गई थी तो मेरे 5 साल में हुई, तो आपके 5 साल से मतलब नहीं है साथियों। यहाँ पे मतलब किससे है कि उस कोर्स की ड्यूरेशन। तो यहाँ पे कोर्स की जैसे अगर बीटेक की बात करें तो जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 48 महीने। मंथ में डालना है आपको, तो 48 मंथ यहाँ पे जो है इसकी ड्यूरेशन मानी जाती है। तो ठीक इसी तरह बीसीए, एमसीए और जो पीजीडीसीए वाले हैं वो भी उसी तरह जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है आपने कितने समय में किया ये नहीं डालना है, उस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है वो डालना है। ठीक है साथियों, तो ये जब डिटेल फिल कर लेंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ चीजें हैं, वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो सारी मार्कशीट होगी वो 100 KB और 50 KB, मतलब 50 KB से तो ज्यादा और 100 KB से कम होनी चाहिए। 50 KB से तो ज्यादा और 100 KB से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए अब आप साथियों क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो है इमेज फोटो बना लीजिए उसकी, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो खींच लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए। फिर उसके बाद में उसको जो है इमेज को काय में कन्वर्ट करिए, पीडीएफ में। पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में पीडीएफ को भी कंप्रेस करना है। अगर आपके साइज जो है 100 KB से ज्यादा हो रही है तो 100 KB से ज्यादा हो रही है तो इसको भी कंप्रेस करके 100 KB से कम होनी चाहिए, मतलब 99 से लेके और 51 KB इसके बीच में जो है आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीनों मार्कशीट इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस बात का जो है आपको खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल लगाना है या वो जो फोटोकॉपी, तो साथियों यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, यहाँ पे क्या लिखाना है, ओरिजिनल। ओरिजिनल ही यहाँ पे आपको लगाने हैं। जितने भी मार्कशीट आपको लगेगी वो क्या लगेगी, ओरिजिनल लगेगी, फोटोकॉपी नहीं लगेगी। फोटोकॉपी कहाँ लगेगी वो आगे बात कर रहे हैं हम आगे। ठीक है साथियों, तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। अगर जिन्होंने मास्टर की हुई है, फिर बता रहा हूं, जिन्होंने मास्टर की हुई है और फॉर्म में आपने मास्टर अपनी शो की है कि मैंने एमटेक की हुई है फिर एमसीए की है, तो फिर वहां पे आपको जो है चौथा डॉक्यूमेंट यानी एमटेक की मार्कशीट या फिर एमटेक का जो है वो भी लगाना पड़ेगा। एमसीए की मार्कशीट वगैरह वो लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे केवल और केवल मार्कशीट लगेगी। ये नहीं कि आप डिग्री की फोटो लगा दें, यहाँ पे डिग्री की फोटो यहाँ नहीं लगेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे एक चीज और बता देता हूं साथियों कि जैसे आपने किया मान लो कोई भी डिप्लोमा, ठीक है, तो डिप्लोमा बेसिकली वहां जो पॉपअप विंडो आता है, डिग्री का एक विंडो आता है, उसमें से चूज करना है साथियों। तो वहां आप अपने कॉलेज का नाम मत ढूंढिएगा, वहां कॉलेज का नाम शायद आपको नहीं मिल पाएगा। वहां आपको ढूंढना है कि जो आपकी डिग्री और डिप्लोमा में जो यूनिवर्सिटी लिखी हुई है उस यूनिवर्सिटी का आप नाम ढूंढेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। बहुत सारे साथी बोल रहे थे मेरे को कि सर हमारे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, तो सर आपके कॉलेज का नाम नहीं आएगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, जिस बोर्ड से आपने वो डिग्री ली है उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो वो यहाँ से आपको चूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आते हैं तो इसको आप सेव कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो आप देख रहे हो कि नीचे बटन आ रहा है उस पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में क्या आएगा साथियों, तीसरी विंडो खुल जाएगी। तीसरी में पूछा जा रहा है आपसे एक्सपीरियंस डिटेल्स। क्या मांगा जा रहा है,
एक्सपीरियंस डिटेल। अब एक्सपीरियंस डिटेल वैसे तो इस भर्ती के लिए जरूरी नहीं थी, बेसिक इंस्ट्रक्टर मतलब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। मगर आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑलरेडी जॉब में थे और आपको वहां पे कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा साथियों, जब प्रमोशंस के विंडो खुलेगी, जब प्रमोशन विंडो खुलेगी तो फिर आपको जो है वरीयता दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। मगर किसी के पास प्राइवेट का एक्सपीरियंस है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको आप डालिएगा ही मत। ठीक है, यहाँ पे किनको मार्क डालना है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और जिनका रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उस रिलेटेड एक्सपीरियंस को आपको डालना है, ताकि क्या है आपको फ्यूचर में जब प्रमोशंस होए तब आपको कंसीडर करें, प्राथमिकता दें। अदरवाइज आपको यहाँ पे इस विंडो को खाली छोड़ना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, दादागिरी नहीं दिखानी है, कुछ चीजें जो नहीं काम की है उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन खाली छोड़ने से साथियों बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाती है। फेवर में ऐसे हो जाती है कि अगर मान लो जैसे आपने खाली छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे आप वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब आप फॉर्म अपना सबमिट लेके जाओगे, तो वहां पे जो सामने वाले निरीक्षणकर्ता वो आपसे क्या करेंगे, वो वहां पे भी ऑफलाइन भी जो है आपसे टिक करवा लेंगे या फिर ऑफलाइन भी वहां से भरवा लेंगे और वहां पे खुद के सिग्नेचर कर देंगे। तो वो एक हमारे पास फैसिलिटी रहती है। मगर आपने गलत भर दिया तो उस केस में क्या होगा, आपसे शपथ पत्र मांग लिया जाएगा और फिर आप एंड वक्त पे कहां शपथ पत्र जो है मंगवाते फिरोगे। तो साथियों एक चीज मैं फिर बता देता हूं, हमारा जो इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य क्या है और सिक्योरिटी फॉर्म को ढंग से फिल करने का भी उद्देश्य क्या है, कि हमारा जो भी दस्तावेज सत्यापन है वो केवल और केवल 1 टाइम में ही क्लियर हो जाए। कितना? 1 टाइम में क्लियर हो जाए, ये हमारा गोल है। ठीक है साथियों, यही हमारा अल्टीमेटम एम है कि हमें ये नहीं कि हम पहली बार जाएं और फिर हमें किसी न किसी चीज की वजह से जो है वापस से दोबारा आने के लिए मतलब मजबूर होना पड़े। तो साथियों एक चीज बता देता हूं कि दस्तावेज सत्यापन में क्या होता है, 3 चीजें दी जाती है, 3 मार्क दिए जाते हैं। कौन कौन से? ये मार्क होते हैं, एक तो P, एक होता है R और एक होता है C। P का मतलब होता है प्रोविजनल, एक R का मतलब होता है रिजेक्ट और C का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आपको मतलब वापस आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने वहां पे कर दिया, तो वो C मार्क कर देंगे। क्या करेंगे? C मार्क, मतलब क्लियर है, ये क्लियर है। आपके पास शपथ पत्र की कमी आ गई, आपके पास डिग्री की कमी आ गई या फिर किसी भी चीज की कमी आ गई और दोबारा आपको डेट दे दी गई है कि फिर से इस दिन आइए, तो वो आपको वहां मार्क करेंगे P। ठीक है, और जिनके पास क्वालिफिकेशन एजुकेशन या फिर फर्जीवाड़ा है उनको डायरेक्ट डालेंगे R यानी रिजेक्ट, उनको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो गोल है वो है क्या है? C, कि हम कैसे भी करें और अपने जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो मार्क हमें मिले वो मिले C। ठीक है साथियों, तो ये C के लिए ही हमारी लड़ाई है। क्लियर होना चाहते हैं दोबारा वापस वहीं एक ही काम के लिए दो बार जाना कहीं ना कहीं हमें शोभा नहीं देता। तो हमारा जो गोल है वो क्या है कि कैसे भी करके हमें क्लियर मिले। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया, अनुभव वाली विंडो आपको छोड़ देनी है अगर आपके पास गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय नहीं थे। ठीक है, इसके नीचे की भी जो विंडो आ जाती है, पद का नाम ये विभाग मांग रहा है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो ये चीज भी आपको खाली छोड़ देनी है, यहाँ पे नहीं भरना है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको जो नीचे जो भी विंडो आ रही है, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित प्रावधान का उल्लेख करें। अगर आपको छूट चाहते हैं तो आपको क्या है वहां पे मेंशन करना है। ठीक है साथियों, मेंशन करना है। मगर आपको जो है नहीं चाहते तो आपको जो है सब चीजों को अनक्लिक करना है, मतलब किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, जस्ट इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट विंडो पे आना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वहां पे आपसे मांगा जाएगा आपकी एक तो पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर। क्या मांगेंगे? पासपोर्ट। अब जो फोटो है आपकी वो क्या होनी चाहिए? आवेदन के बाद की होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट होनी चाहिए, आफ्टर 9 मार्च। ये नहीं कि आप बहुत पुरानी फोटो है, आपको लगे कि जब मैंने डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिल किया था वही फोटो यहाँ पे लगानी है, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपनी जो रिसेंटली जो बहुत ज्यादा नवीनतम फोटो है, जो आपकी हाल में ही फोटो है, वो आपको यहाँ पे लगानी है।
दूसरा आपका अभी का जो सिग्नेचर है, जो आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे जो फोटो है ये कौन से फॉर्मेट में लगेगी, ये जेपीजी फॉर्मेट में लगेगी। और इसकी साइज क्या होनी चाहिए, इसकी साइज होनी चाहिए साथियों 100 KB। 50 KB से तो ज्यादा और 100 KB से कम, ये इसकी साइज होनी चाहिए। और जो सिग्नेचर है उसकी क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर की होनी चाहिए आपकी 20 KB से तो ज्यादा और 50 KB से कम, 50 KB से कम, ये चीजें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो साथियों आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, किस बात का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हो आप। ठीक है साथियों, तो उसके बाद में अब क्या हो जाता है, अब क्या बच जाता है हमारा, जैसे आप हमने ये चीज भी कर ली। अब इसके बाद में नेक्स्ट विंडो आ जाती है, वो आ जाती है एप्लीकेंट चेक लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक भरना है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं कि अभ्यर्थी को संक्षिप्त चेकलिस्ट। ठीक है साथियों, अब इसमें पहला शैक्षणिक योग्यता को लेकर है। ठीक है, कि जो आपने डिग्री या डिप्लोमा लगा रहे हैं वो डिग्री डिप्लोमा क्या जो नोटिफिकेशन था उसके अनुरूप है या फिर उसके समकक्ष है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई भी दूसरा कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आप लगा रहे हैं, जैसे कोई भी आपने किया हो और उसका जो मेंशन है वो नोटिफिकेशन में नहीं था, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, समकक्ष। क्या लगाएंगे, समकक्ष। और जैसे आपने बीटेक की है और बीटेक में आपने वहां पे की है कंप्यूटर साइंस से, तो आप क्या लगा देंगे वहां पे, सर्वथा अनुरूप। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में वहां पे पूछा गया है कि आप आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके थे। ठीक है, योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। तो आपने यहाँ तो सिंपल सी बात है, आपको पहले ही प्राप्त कर लेनी है, तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। सपोज करिए आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जब एप्लीकेशन आपने फिल किया तब तो आपका रिजल्ट आया नहीं था, मगर 18 जून से पहले आया, तो आपको यहाँ क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके। और फिर इसके बाद में जो नीचे वाले ऑप्शन है उनको भी आपको फर्स्ट चूज करना है, पढ़ के ध्यानपूर्वक। तो टीएसपी वाले के पास एक फैसिलिटी होती है कि वो नॉन टीएसपी में भी जा सकता है और टीएसपी में भी जा सकता है। अगर इनकेस अगर वो कुछ नहीं भरता है तो वो बाय डिफॉल्ट ही तो टीएसपी में जाएगा, मगर वो यहाँ से जो है श्रेणी भी बदल सकता है। अगर आप में से कोई एसटी एससी में है तो वो भी अपनी श्रेणी यहाँ से बदल सकते हैं। हालांकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर जैसे कट ऑफ जनरल की भी 80 है, एसटी एससी की भी मतलब 70 है, तो जिसके 90 नंबर आ जाएंगे, जिस जो एसटी एससी का कैंडिडेट होगा जिसके 90 नंबर आ जाएंगे, तो क्या वो जनरल में चला जाएगा? तो उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कब दूंगा, वीडियो के आखिरी में। ठीक है साथियों, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगले वीडियो में जो है उन सभी कमेंटों का जवाब दे सकूं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने बात कर ली है चेकलिस्ट वाली, और चेकलिस्ट में आपने फिल कर लिया होगा। तो इस श्रेणी वाले जो भी ऑप्शन है इनको आप ढंग से पढ़ना है और उस हिसाब से जो है इनको सेलेक्ट करना है। जैसे आपको श्रेणी बदलनी है, अगर उसी में रहना है तो उसी में, और नहीं तो नहीं में। ठीक है, सेकंड वाला जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि क्या जो श्रेणी आपने लगाई थी वो आवेदन से पहले इसी श्रेणी में थे या फिर बाद में, तो वहां भी आपको चूज करना है। ठीक है, राजस्थान के मूल निवासी है, वहां भी आपको, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको ध्यान पूर्वक भरना है कि क्या आप अदर स्टेट से हैं या राजस्थान के, तो वहां पे आपको ध्यान पूर्वक भरना है। इस प्रकार इसको भरना है। इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है अनुभव वाला। तो अनुभव में मैंने जैसे कहा कि जिनके पास, इसमें तो अनुभव की जरूरत थी नहीं, मगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो उस हिसाब से भर सकते हैं। बाकी सभी आदमी इसको इग्नोर करिए, सारे कॉलम आपको फिल नहीं करने हैं। इस बात का फिर बता रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक ध्यान रखना कि सारे कॉलम आपको नहीं भरने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आप आ जाइए अनुभव में। जैसे मैंने कहा अनुभव वाले को आप छोड़ दीजिए। आयु वाले, आयु में अगर जैसे आपने, वैसे तो आपकी एज जो है वो ऑलरेडी वहां पे लिखी हुई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम और अधिकतम। तो इस नोटिफिकेशन की न्यूनतम एज कितनी थी साथियों? नोटिफिकेशन की न्यूनतम एज थी 18 और मैक्सिमम कितनी थी? 40। मगर जैसे आप समझिए आप 42 साल के हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, फायदा उठा लिया। कितने साल का, 2 साल का। कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से। तो अब इस केस में क्या होगा, ओबीसी कैटेगरी में आपको फायदा उठाने के लिए तो वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो आपको डायरेक्टली जो है बाहर निकाल देंगे, किसी भी कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। मगर आप जो है ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देते हैं तो आपको छूट मिल जाती है। और जिन्होंने छूट ली है उन्हीं को जो है आगे वाला कॉलम भरना है, जिसमें लिखा हुआ है अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान। ये प्रावधान है, अगर आपने छूट ली है तो ही आपको इसको विंडो को भरना है। अगर आपने छूट नहीं ली है तो ऐसा नहीं समझना है कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं और ओबीसी में 5 साल या 10 साल की छूट मिलती है, ऐसा नहीं भरना है आपको, उसको छोड़ देना है। अगर आप 42 साल के हैं, 2 साल की छूट ली है, तो फिर आपने किस कैटेगरी के अनुरूप छूट ली है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, इस बात को समझ गए होंगे। इस पे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद में आपको क्या करेगा, जो लास्ट विंडो होगी वो हमारी ओपन होगी और वो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। क्या है साथियों, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। और ये आखिरी पड़ाव है हमारा स्क्रूटनी फॉर्म का। यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना है साथियों। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको वही 10th का और 12th का क्या करना है। यहाँ पे जिन साथियों के पास भी प्रमाण पत्र अलग थे, जिनके पास भी प्रमाण पत्र अलग है, मार्कशीट अलग है, उनको यहाँ पे क्या अपलोड करना है, प्रमाण पत्र। क्या करना है, प्रमाण पत्र। और जिन साथियों के भी जो है एक ही थे, मान लीजिए प्रमाण पत्र मार्कशीट एक ही है, तो उनको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे वही जो आपने पहले अपलोड किया है। मगर जिनके अलग है उनको क्या करना है, प्रमाण पत्र। जो ग्रेजुएशन वाला है वहां पे क्या आपको करना है साथियों, या तो आपको करना है डिग्री। पहली प्रायोरिटी किसकी है, डिग्री की। अगर डिग्री नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, प्रोविजनल। क्या करना है, प्रोविजनल। और प्रोविजनल भी नहीं है तो फिर आपको कंसोलिडेट। कंसोलिडेट भी नहीं है तो लास्ट ईयर की मार्कशीट। और लास्ट ईयर की मार्कशीट भी नहीं है मगर आपका रिजल्ट आ गया था, तो आपको जो है वहां पे अलग से एक अधिकारी के साइन लगेंगे, वो साइन करवा के और वहां पे उस रिजल्ट की जो है आपको अपलोड करनी है, मार्कशीट या फोटोकॉपी। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस तरह से तो सबसे पहले कोशिश करना। और ये जो भी प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये प्रमाण पत्र लगेंगे आपके फोटोकॉपी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिनल की फोटोकॉपी करवानी है। ओरिजिनल की फोटोकॉपी करवाने के बाद में उन्हें साइन करना है खुद को। आपके साइन होने चाहिए इन फोटोकॉपीज पे। फोटोकॉपीज पे साइन होने के बाद में इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। किसमें, पीडीएफ में, वो भी 100 KB से कम। कितने, 100 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए। फोटोकॉपी पर किसके, आपके साइन होने चाहिए। ठीक है, ये सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अपलोड करनी है। समझ गए साथियों, यहाँ पे मार्कशीट नहीं, प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। 10th का प्रमाण पत्र, 12th का प्रमाण पत्र और बीटेक या जो भी ग्रेजुएशन आपने की उसका प्रमाण पत्र। तीसरा क्या करना है, मूल निवास, मूल निवास का प्रमाण पत्र। ठीक है, 4th क्या करना है आपको, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है यहाँ पे, कॉलेज वाला। किसका, कॉलेज वाला। ठीक है, तो लास्ट कॉलेज वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या होनी चाहिए, 100 KB। और सभी डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी में होने चाहिए और सेल्फ साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड बोल सकते हो आप, तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिर्फ आपके खुद के साइन होने चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिन साथियों ने जैसे ओबीसी, एसटी, एससी जिन्होंने जाति लगाया है तो उनसे जाति का भी ऑप्शन मांगा गया है, तो वहां पे आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। क्या लगाना है, जाति प्रमाण पत्र। तो ठीक है साथियों, इन चीजों को इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। दूसरी चीज, क्रमांक कौन कौन से डालने हैं, मूल निवास में और जाति प्रमाण पत्र में तो आपको क्या लिखना है, टोकन नंबर। क्या लिखना है, टोकन नंबर। ठीक है, और जिन साथियों ने कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर कॉलेज वाला कैरेक्टर और 10th 12th इनमें लगाने हैं आपको एनरोलमेंट नंबर। क्या लगाने हैं, एनरोलमेंट नंबर। और 10th 12th में सॉरी एनरोलमेंट नंबर कहाँ लगेगा आपका, बीटेक की डिग्री में और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। और जिन साथियों ने 10th और 12th वाला लगाया है तो उनके लास्ट कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पे तो एक सीरियल नंबर होगा। ठीक है, इस प्रमाण पत्र में सीरियल नंबर होगा, इसको लिखने हैं आपको। ठीक है साथियों, ये चीजें आपको अपलोड करनी है ध्यान पूर्वक। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे आप,
सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में क्या आएगा साथियों, आपसे प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो उसको आपको पूरा पढ़ना है। कितना पढ़ना है? पूरा पढ़ना है, ठीक है। और पूरा पढ़ने के बाद में अपनी डिटेल को क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है, एज इट इज है, तो फिर आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेना है इसको। क्या कर लेना है? इसको सेव कर लेना है। फाइनल सबमिट नहीं करना है। अब फाइनल सबमिट किन किन को करना है, फाइनल सबमिट किन किन साथियों को करना है, इस बात का मैं बता देता हूं, ठीक है साथियों। तो जिन जिन का साथी, अब इस बात को आप ध्यान पूर्वक सुनना, जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंटेशन जो है 19 तारीख के बाद में है, 19 सितंबर के बाद है, ठीक है, उन साथियों को तो अभी फाइनल सबमिट नहीं करना है। क्या करना है? फाइनल सबमिट नहीं करना है, फाइनल सबमिट नहीं करना है। और जिन साथियों का भी 19 से पहले है, ठीक है, उनको फाइनल सबमिट करना है। अब इनमें क्या अंतर है साथियों? इनमें यह अंतर है कि जैसे मान लीजिए आपका 19 के बाद में है, ठीक है, तो 18 तारीख को क्या है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा खुद का डॉक्यूमेंटेशन है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। 18th ऑफ दिस मंथ मेरा खुद का डॉक्यूमेंटेशन है। वहां पे होगा क्या कि वहां पे हमने जो तैयारियां की और जो रियल में वहां पे हमसे मांगा जाएगा, उनमें अगर कुछ भी माइनर सा भी डिफरेंस आता है, तो क्या है, आपके पास बैकअप रहेगा। आपके पास क्या रहेगा साथियों? बैकअप रहेगा। जो भी अभी फाइनल सबमिट नहीं करते हैं 19 के बाद वाले, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो उनमें कुछ चेंजेस कर सके, ठीक है। मगर जिनके पास 19 से पहले जिनका है, उनको तो फाइनल सबमिट करना है। फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, ऑनलाइन फीस भरनी है, प्रिंट आउट करके 2 कॉपीज प्रिंट करनी है। कितनी? 2 कॉपी प्रिंट करनी है। ये नहीं कि आप 1 कॉपी प्रिंट करा लें फिर उसकी कॉपी कर लें, ऐसा नहीं। यहीं से आपको क्या करना है? 2 कॉपी जनरेट करनी है, 2 कॉपी जनरेट करनी है आपके सिक्योरिटी फॉर्म की। और जिनका 19 के बाद में है, वो अभी इसको केवल और केवल सेव करके रख लें। 18 तारीख को एक और डिटेल्ड वीडियो आएगा मेरा, बिल्कुल लाइव, जहां पे मैं आपको बिल्कुल जो दस्तावेज सत्यापन जहां पे हो रहा होगा, वहीं से आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ताकि जो भी अननेसेसरी चीजें हो या फिर जो भी मतलब कुछ भी समस्या आती है, तो वो हम फेस कर लें, मैं फेस कर लूं, आपको वो समस्या फेस नहीं करना पड़े। तो इसलिए जिनका 19 के बाद में है, वो तो बाद में ही भरना। अभी ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो तुरंत ही उसको मतलब फाइनल सबमिट करके तुरंत वो करिए, इसी कहीं भी कोई जो है बाध्यता नहीं है। तो जिनका भी 19 के बाद है, वो तो थोड़ा सा होल्ड कर ही ले और अभी फाइनल सबमिट नहीं करे, ठीक है साथियों, फाइनल सबमिट नहीं करे। और जिनका 19 से पहले है, वो फाइनल सबमिट कर दे। वैसे तो मैंने इस चीज को जो है पूरे डिटेल और पूरे ध्यान पूर्वक समझाया है, मगर फिर भी जो है 19 वाले थोड़ा सा और रुक सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफी टाइम है। और जिन 19 से पहले वालों के पास कोई टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा जो है इसको इसी प्रकार जैसे मैंने बताया वैसे देख के और फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट करने के बाद में क्या होगा साथियों, आपको जो है फीस के लिए मांगा जाएगा कि आपको ऑनलाइन फीस भरनी है। अब ऑनलाइन फीस आपको फिल करनी है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप ऑनलाइन फीस जो है पे कर देंगे। शायद 110 रुपए चार्ज लगेगा, 100 रुपए चार्ज है, मगर 10 रुपए जो है बैंक चार्ज लग रहा है, तो 110 रुपए आपसे लगेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट होगी उसकी भी कितनी निकालनी है? 2 कॉपी। कितनी निकालनी है? 2 कॉपी पेमेंट रिसिप्ट की। और जो सिक्योरिटी फॉर्म है उसकी भी क्या होगी, उसकी भी आपको 2 कॉपी निकालनी है। कितनी निकालनी है? 2 कॉपी, ठीक है साथियों। इस प्रकार जो है आपका सिक्योरिटी फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। तो साथियों ये थी आप पूरी प्रोसेस। अब तक जो है अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों फिर पता नहीं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, बहुत मेहनत करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और भी जो साथी भरने वाले हैं फॉर्म, उनको भी ये बता दीजिए, ठीक है साथियों। बहुत सारे जो ऐसे साथी थे जिन्होंने शुरू में जैसे दस्तावेज सत्यापन की डेट आई और 13 तारीख को कुछ लोगों ने वीडियो बना दिए और जल्दीबाजी में बहुत सारी गलतियां हो गई। तो मेरे पास बहुत सारे साथियों के जो है कॉल आए और मैसेज आए, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ ये समस्या हो गई, हमने जो है ओरिजिनली अपलोड कर दी जबकि फोटो कॉपी डाल दी है। तो उन चीजों का थोड़ा बचाव रखना है,
जिनका हो गया उनके लिए क्या केस है वो बताता हूं। अब बात करते हैं शपथ पत्र की। शपथ पत्र की, ठीक है साथियों। शपथ पत्र कहां लगेगा आपका? जैसे मान लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं शपथ पत्र कहां से बनेगा। ये बनेगा आपके तहसील, मतलब जो भी कोर्ट है आपके आसपास में, वहां से बनेगा। कहां से बनेगा? जो भी आपके आसपास जो है कोर्ट है, वहां से ये आपका शपथ पत्र बनेगा। शपथ पत्र किसके द्वारा बनेगा? एक वहां पे जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे एक टाइपराइटर बैठा होता है साइड में, मतलब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप उसको बोलेंगे कि ये शपथ पत्र बनवाना है, तो वो आपको एक ग्रीन कागज होगा, शायद लाइट ग्रीन कागज होता है, उसपे एक टिकट लगा होता है, ठीक है। शायद हो सकता है कि वो स्टाम्प भी हो या फिर टिकट हो। वहां पे वो जो है टाइपराइटर से टाइप करेगा और आप जैसे उसको बताएंगे कि मेरे साथ ये समस्या है, तो वो जो है शपथ पत्र लगा देगा, शपथ पत्र आपका बना लेगा टाइप करके। और वही होता है आपका शपथ पत्र। अब शपथ पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? शपथ पत्र का फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही आपको समझाएंगे, जैसे ही आप उस जो टाइपराइटर होगा उसको बताएंगे, तो अपने हिसाब से ही जो मतलब कुछ मीनिंग्स होती हैं जो उनकी लैंग्वेज में अलग होती है, तो उस हिसाब से जो है वो टाइप कर देगा। तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली आपको फॉर्मेट कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, कोई फॉर्मेट नहीं है। मगर शपथ पत्र अगर आपके पास में ओबीसी, जैसे कि मैंने बताया ईडब्ल्यूएस के डेट को लेकर इश्यू है, तो आपको अभी से ही आज ही चले जाइए जाके और इस बात का जो है एक शपथ पत्र लिखवा दीजिए। शपथ पत्र में क्या लिखवाना है कि मेरा नाम ये है, मैंने ये आवेदन किया था, ये रेफरेंस नंबर है, मतलब आवेदन की जो भी संख्या है वो है, और मेरे पास जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, मैं इस कैटेगरी से आता हूं और मेरे पास जो प्रमाण पत्र है वो या तो पुराना है या फिर नया है, तो इस प्रकार जो है मुझे थोड़ा सा मतलब वो करने की कृपा करें, कंसीडर करने की कृपा करें। इस प्रकार आप जो है अपना डेटा बताएंगे तो वहां पे आपका जो है शपथ पत्र बन जाएगा और वो शपथ पत्र आपको ले जाके देना है। जिन साथियों के भी नाम में मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए उनको लगता है कि उनकी डिग्री में और नाम में थोड़ा सा अंतर है, वो भी इसी प्रकार जो है अभी से जाके शपथ पत्र बनवा लीजिए। साथियों, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको जहां जहां भी लगता है कि यहाँ मिसमैच हो रहे हैं, तो वो साथी अभी जाके जो है शपथ पत्र बनवा लीजिए। शपथ पत्र आपके नजदीक ही जो भी अधीनस्थ जो भी कोर्ट या फिर तहसील होती है वहीं पे आपको जो है शपथ पत्र बनेगा। ठीक है साथियों। तो साथियों, जिनको भी अब तक के वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या फिर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इसी मतलब टॉपिक के, तो बेझिझक जो है आप कमेंट कर देना साथियों। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंटों का जवाब देने की और आपकी सभी समस्याओं को हल करने की। ठीक है साथियों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर 4 बार बोल चुका हूं, अब तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।